हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर यूपी पीएससी के द्वारा जो आरओ का 2021 का प्री में जो सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था, प्री परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा थी 2021 में, उसके पूरे पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हर एक आंसर को यहाँ पर अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। टोटल 140 आपको पता है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे और 60 आपके हिंदी में, टोटल 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सब जो हैं वो एमसीक्यू टाइप होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकगीत है एक तरफ और एक तरफ है गायन का अवसर। किस किस उसको कहाँ कहाँ ये पूरा लिखा है, चैती, कजरी, रसिया और सोहर, ये लोकगीत कौन से मौसम में और कहाँ पर गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो देखिए ए दे रखा है इन्होंने, ये यहाँ पर उत्तर है। यानी कि चैती जो है वो मौसमी गीत है और कजरी जो है वो विवाह का मौसमी गीत है और रसिया जो है वो ब्रज का है। रसिया तो कॉमन सा आपको पता ही होगा, ब्रज का है। और सोहर जो होता है वो संस्कार गीत होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब ये गीत गाए जाते हैं। तो आप इसको जो है, अगर आपको केवल इतना पता होता कि रसिया जो है ब्रज का है तो भी आप इसका आंसर यहाँ पर लगा देते। ये देखिए यहाँ 2 जो है तीसरे नंबर पे कहीं भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे जो है क्रॉस अगर आप वो देखेंगे तो आप यहाँ पर चेक करके आराम से इसको जो है एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते। ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। चैती अब यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। चैती उत्तर प्रदेश के चैत्र मास में गाया जाने वाला मौसमी गीत है और ये श्रृंगार रस प्रधान विधा है और चैत की शुक्ल प्रतिपदा यानी कि प्रथम तिथि में ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और ये लोकगीत जो है मुख्य रूप से वाराणसी में गाया जाता है, इसलिए ये फेमस है। कजरी उत्तर प्रदेश का ही लोकगीत है और ये सावन के महीने में गाया जाता है। अर्धशास्त्रीय लोक गायन की विधा के रूप में फेमस है और ये भी जो है बनारस घराने की एक खास दखल है इसमें, ठीक है। और ये जो मुख्यतः मिर्ज़ापुर, बनारस, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर आदि जिलों में गाया जाता है। इसके बाद रसिया है, रसिया ब्रज का है। आप समझ जाइए, भगवान कृष्ण और राधा जी जो रास लीला है उसको लेकर है, तो उनके प्रेम पर आधारित है ये। और इसके बाद आ गया यहाँ पर सोहर। सोहर ये देखिए, कोई संतान जब पैदा होती है तो ये मंगल गीत की तरह से गाया जाता है और उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र जो है वो सोहर व कव्वाली के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है इसमें सही नहीं है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है 1 गीगाबाइट इक्वल टू इतने किलोबाइट, ये जो है वो यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। और इसका देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1 बिट जो है, बिट सबसे छोटी इकाई होती है, इसकी याद रखिएगा। और 4 बिट में 1 निब्बल होते हैं और 8 बिट में 1 बाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाइट आ गई आपकी, ये रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि 1 बाइट में 1 अक्षर अथवा अंक जो होते हैं जैसे 9 इस तरह से होते हैं। और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है ना। और इसके बाद 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। और इस 1 टेराबाइट में, वो 1024 टेराबाइट में 1 पेंटाबाइट होता है और 1024 पेंटाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है और 1024 हेक्साबाइट में 1 जेटाबाइट होता है। तो इस तरह से इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गुजरात नारायणी से लेकर जो है गर्म झरना, ये इससे सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो यहाँ पर है मणिकर्ण गर्म झरना, उड़ीसा का ताप्ता पानी गर्म जो झरना है और महाराष्ट्र का ब्रजेश्वरी गर्म झरना है। अब यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि मणिकर्क को सिखों और हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर एक गर्म पानी का कुंड है और जिसमें श्रद्धालु गुरुद्वारा और मंदिर जाने के बाद इस पवित्र जल में जो है मणिकर्क जिसे कहते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं। ताप्ता पानी हॉट स्प्रिंग उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। वह सल्फ्यूरिक जो है, इसमें औषधीय जो सल्फर जो है इसके पानी में जो है रहती है, तो इसलिए ये फेमस है, ठीक है। ब्रजेश्वरी हॉट स्प्रिंग जो है वो महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में जो भिवंडी तहसील है
तंसा नदी के तट पर, तंसा नदी के तट पर, ये रट लीजिएगा। अगर थोड़ा गहराई से क्वेश्चन दे दिया तो ये पूछ सकते हैं कि ब्रजेश्वरी जो हॉट स्प्रिंग है वो कौन सी नदी के तट पर है। ठीक है, इसके बाद नारायणी जो है ये जो है वो है गुजरात में ना होकर राजस्थान में, जबकि गुजरात इसमें क्वेश्चन में दिया था। ये देखिए गुजरात दे रखा है, तो ये कहाँ पर है नारायणी, ये है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इस तरह से ये दे रखा है, और ये पूरा लिखा है कि राजस्थान में है, जबकि कावा, खेड़ापाद, हरसान, गौधा आदि गर्म पानी के झरने जो हैं वो गुजरात में हैं। तो कावा, खेड़ापाद और हरसान ये जो हैं ये गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये इसमें सुमेलित नहीं है। ये लिखा है भारतीय संसद ने कंपनियों के निर्माण और उसके उत्तरदायित्व निदेशकों को की नियुक्ति के लिए नियमन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो पारित किया, और भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में पारित ना होकर 1872 में पारित हुआ था, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ ये सब इसके बारे में दे रखा है। इसके बाद है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत जो है वो व्यय किया जाता था, तो वो 40% जो है व्यय किया जाता था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद सेनाओं को व्यवस्थित ढंग से पुनर्गठित किया गया था, और फिर केंद्रीय राजस्व से इसके ऊपर 40% जो है खर्च होने लगा, जिससे कि सैन्य बल जो है स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद यहाँ पर है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की उत्तर प्रदेश के किस शहर में उन्हें फांसी दी गई थी, तो उन्हें गोरखपुर में जो है फांसी दी गई थी। और जो काकोरी ट्रेन एक्शन के जो महानायक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और यहाँ पर पूरा है ये 9 अगस्त 1927 में दी गई थी फांसी, और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती कहा गया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीर शहीदों को नमन करते हुए इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों में राम प्रसाद बिस्मिल थे गोरखपुर से, अशफाक उल्ला खां थे फैज़ाबाद से, राजेंद्र लाहिड़ी थे गोंडा से, और रोशन सिंह थे इलाहाबाद से। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन नहीं था शामिल, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी, तो ये जो है वो मिर्ज़ापुर में प्रारंभ हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के विंध्याचल में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदेश की पहली केबल कार सेवा, ठीक है, केबल से जो चलेगी कार सेवा वो है, उसकी शुरुआत की गई। चित्रकूट विंध्याचल में रोपवे परियोजना की घोषणा 2016 में की गई है। ठीक है, उसमें 2016 में इसकी घोषणा की गई थी रोपवे की। अब यहाँ पर है फिर तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लिथियम बाइकार्बोनेट की वजह से इसमें जो है औषधीय तत्व या होते हैं ये तुलसी में, और इसी के लिए इसकी वजह से ही पौधों की रानी भी कहा जाता है, और प्रकृति की औषधिक जनक के रूप में भी तुलसी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तुलसी के पौधे में फिनोल और फ्लोवोनाइड्स, ठीक है, फिनोल और फ्लोवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण प्राकृतिक प्रतिरक्षा उत्प्रेरक के रूप में जो प्राकृतिक जो इम्यून सिस्टम है वो इसमें जो है इसको खाने से हमारा स्ट्रांग हो जाता है, और संक्रमण जो है इन्फेक्शन हमें बीमारियों का इतनी जल्दी नहीं लगता। तुलसी अपने औषधीय गुणों के कारण जीवाणुरोधी वही यानी कि बैक्टीरिया से बचाती है, हमें कवक से बचाती है, बुखार नहीं आता है, और हमारे एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, और कैंसर जैसी बीमारियों में भी तुलसी से इलाज किया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये निम्न में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता, जो टीचर्स शब्द लिखा है इसमें से नहीं लिखा जा सकता, तो इसमें ये है, ये जो नहीं लिख सकते, बताओ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए आई जो है वो टीचर्स इसमें नहीं है,
टीचर्स में, तो आई इसमें एक्स्ट्रा लग गया है। चाय में देखिए आई एक्स्ट्रा है लगा हुआ ये, और इसमें आई कहीं नहीं है, इसलिए टीचर से आप ये वाला शब्द नहीं बना सकते, ये इसमें कहा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट को जो है जैव विविधता को लेकर हॉट स्पॉट माना जाता है। पश्चिमी घाट समझिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्व का क्षेत्र नीचे का उधर का भारत का, और पश्चिम का क्षेत्र, ठीक है, उससे आप समझ जाइए पश्चिमी घाट कहाँ की बात हो रही है। तो नॉर्मल मायर्स के द्वारा 1988 में सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द जो है प्रयोग किया गया था। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की जातियाँ पाई जाती हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, ये जो है अधिकता पाई जाती है। और साथ ही इन जीव जंतुओं के अस्तित्व में भी संकट बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा हैं तो वहाँ पर लोग जो उनको अटैक करने का भी रहेंगे। तो 4 हॉट स्पॉट हैं भारत में। एक पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पूर्व में हिमालय की श्रृंखला, भारत का नक्शा एकदम बना लीजिए दिमाग में, भारत म्यांमार की जो सीमा है वहाँ पर, और सुंडालैंड, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है वो नंबर 1 पर यहाँ पर है। अगला यहाँ पर आते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाएं दी हैं, उनका काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की, ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, उसके अनुसार उसे लगाना है, अरेंज करना है। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट जो है प्रकाशन हुआ, फिर एशियाटिक सोसाइटी बनी, और इसके बाद जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और उसके बाद गदर पार्टी बनी। तो इस तरह से इसमें दिया, इसमें पूरा दे रखा। देखिए ये जो बंगाल गजट है कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा का अखबार है, साप्ताहिक अखबार था। ये इतने सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल गए, और 29 जनवरी 1780 में ये प्रकाशित हुआ था हिक्की के द्वारा। एक क्वेश्चन में बहुत सारे आपको मिल गए। अगला दूसरा है कि 1784 में, 15 जनवरी 1784, ये 1780 में, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, ठीक है। और इसकी स्थापना ओरिएंटल के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। फिर 1905 में, 12 जून 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की जो है सोसाइटी की स्थापना हुई। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता को दूर करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल आदि को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसमें देखिए किस किस का समर्थन था, ये रट लीजिएगा। गोपाल कृष्ण देवधर, अनंत पटवर्धन, नितेश अप्पाजी दरवड़े आदि का इसमें जो है समर्थन था। क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आजकल बनने लगे हैं कि ये जो है सोसाइटी बनाई गई थी, इसमें कौन लोग शामिल थे और कौन लोग शामिल नहीं थे, इस तरह को लेकर क्वेश्चन आते हैं। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी बनाई गई, और गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। सोहन सिंह भकना के अध्यक्ष थे इसके, और इसे प्रशांत तट हिंदुस्तान एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसको देखिए, ये गदर पार्टी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी आया था कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसमें बच्चों ने गलत किया था। तो इसकी जो अध्यक्ष थे, स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भकना थे, और इसको प्रशांत तट हिंदुस्तान एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। रबर टायर आधारित वो बनाया जा रहा है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में पहला, और ठीक है ये। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। तो सड़ते हुए वनस्पति और पशु जो पदार्थ हैं उससे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो है वो निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन रासायनिक गैस है जो प्राकृतिक रूप से हवा में विभिन्न कच्चे और प्राकृतिक तेल स्रोतों, ज्वालामुखी गैसों और मानव पशुओं के अवशिष्टों को जब जीवाणु जो है अपघटित करते हैं तो उस दौरान ये निकलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसका रासायनिक सूत्र ये है H2S, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है कि इनको भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, और तीसरा है की विलेज स्कीम की शुरुआत, चौथा है जिला ग्राम विकास अभिकरण,
की जिला स्तर पर स्थापना, इन चारों को बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है 3-1-2-4, यानी कि सबसे पहले की विलेज स्कीम की स्थापना, फिर इसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, फिर यहाँ पर है नहीं 3-1-1 में ये होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम दूसरा है, फिर ये तीसरा है और फिर ये चौथा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, 1950 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमुख ग्राम योजना के द्वारा शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों और जो मवेशी थे उनका विकास करना। और दूसरा यहाँ पर है 2 अक्टूबर 1952 को स्वतंत्रता के बाद शुरू किया गया पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP जो था वो उसको संगठित करने का प्रयास किया गया। फिर है 24 नवंबर 1957 को बलवंत राय मेहता की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी और उसे पंचायती राज के रूप में जाना गया। ठीक है, इसके बाद है 2 जुलाई 1993 को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA अस्तित्व में आया। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था ये भारत वन रिपोर्ट 2019। ये क्वेश्चन पढ़ याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा हमेशा। वन रिपोर्ट का 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन जरूर आता है। किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर नागालैंड में जो है जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय वन रिपोर्ट है 2019 और 21 आ गई, देखिए 2 साल बाद आती है। नागालैंड में जनजातीय जिलों की संख्या दिए गए विकल्पों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है, 11 नागालैंड में, 9 मणिपुर में, मिजोरम में 8 और मेघालय में 7। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये इनमें से है आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद विपणन समितियां, इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है इसका उत्तर यहाँ पर C दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन है और 2020 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो है वो भारत में कृषि बाजार मुख्य रूप से राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति के कानून के द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, तो ये सब, हाँ ये सब दिए गए हैं, लेकिन एक यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो है ये इसके अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश। भारत में जो जनगणना हुई थी भारत की 2011, उसके बाद अभी तक जनगणना तो हुई नहीं है। शहरों में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर, अच्छा मिलियन शहर नहीं है, मिलियन की आबादी को लेकर, तो मुरादाबाद जो है वो मिलियन शहर नहीं है और सब मिलियन शहर हैं। ठीक है, मुरादाबाद नगर में 0.89 मिलियन जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, ये सब मिलियन शहर हैं जो कि यहाँ पर घटते अवरोही क्रम में लगाए गए हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय जो है देने की बात कही गई है। आप प्रस्तावना को पढ़ के देखिएगा, पूरा उसमें उल्लेख किया गया है। अगला है यहाँ पर 19वां फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये एक बात सही है या नहीं? फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए, ये सही है नहीं है? तो इसमें इन दोनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है कि फलीदार फसल उगाने के बाद आपको बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। ठीक है, इसमें ये सब है बिना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है कि 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन देख लिया हमने। हाँ, ये है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो 1977 में जनता पार्टी से सांसद चुने गए थे और 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे, परंतु 3 महीने बाद ही वो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में जो है वो पूरा उनके अनुच्छेद के अंतर्गत देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। नाइजर राम तिल की फसल
एक तेल की फसल है। नाइजर जो राम तिल है उसकी फसल एक तेल की फसल है। तो इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी मिलती है? तो 37 से 47% इसके बीजों में तेल की मात्रा मिलती है। ठीक है, और ये जो इसका उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में, असम में, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में उत्पादन होता है राम तिल का। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 2011 की, देखिए फिर से 2011 की जनगणना के अंतर्गत प्रश्न आ गया, तो जनगणना रट लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार भी। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो इसका उत्तर है दमन एंड दीव। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो न्यूनतम लिंगानुपात है, और वो जो है यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 618 महिला का है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो नॉर्मल राज्य अगर देखा जाए तो वो हरियाणा है। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, और इसका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है वो केरल है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला वो है पुडुचेरी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान हैं, जो हैं कृषि जो अन्न है वो जौ और धान है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है। संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में पुरातत्व विभाग को खुदाई के अनुसार कृषि के सबसे पुराने जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा, लहुरा देव कहाँ पे है? ठीक है, जिसमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और प्राचीनतम साक्ष्य के अनुसार गेहूं और जौ प्राचीनतम कृषि अन्न है, ना कि जौ और धान। ठीक है, गेहूं और जौ है, ना कि जौ और धान, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 6 सूत्री प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 5 साल का तथा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में से कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं, ये आपको पता करने हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी वाला, इसमें 3 वर्ग और 18 त्रिभुज हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये है 26वां, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा इसमें दिया है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से दोनों ही ये सही हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें ये सही हैं। अगला है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है वो झारखंड राज्य में पाई जाती है तमरिया जनजाति। इसके बाद और जनजातियाँ इसके बारे में दे रखी हैं, तो ये आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है भारतीय नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और कितने हैं एसडीजी जो हैं? भारतीय एसडीजी हमारे 17 एसडीजी हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल नहीं था? तो वो है पंजाब। पंजाब नहीं है। एसडीजी रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो नहीं था। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है कि 2020-21 के अनुसार शीर्ष राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक थे, जबकि और ये पंजाब जो था उसमें शामिल नहीं था। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे का जो है 99% जो है कुल ऊर्जा का जल विद्युत से वो प्राप्त करते हैं। कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% अपनी जल विद्युत से प्राप्त करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो
चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व की लगभग 1/3 मछली का यहाँ पर उत्पादन होता है। 31वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए 31वां क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो सेवा क्षेत्र है, ये सभी को पता होगा। और जीडीपी का लगभग जो है 53.89 जो योगदान 89% योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का रहता है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो ये जो है निजामाबाद से संबंधित है। आजमगढ़ के निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, जो निजामाबाद है वो ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। देश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए शामिल कर लिया गया है। जीआई टैग जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो ये जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी जो है वो उस स्थित है। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जो पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ ही है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। और ये जो है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी पहाड़ी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ही पूरा लिखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश में हैं तीनों। इसके बाद यहाँ पर है एक गुप्त कोड, होटल में 300 होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो बोर को कितने कूट में जो है वो किया जाएगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर बी है 160। कितने? 160। तो यहाँ पूरा इसकी कैलकुलेशन दे रखी है, आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जनगणना फिर से आगे देखिए 2011 भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। इसमें कितना है? 31.2% शहरी जनसंख्या है, ठीक है। भारत में है ये, भारत में। गोवा सबसे शहरीकृत है, ठीक है। और जबकि शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ये इसमें लिखा हुआ है पूरा। और विकल्पों में हिमाचल प्रदेश 10.3% में सबसे कम है, तो इसमें ये सब दे रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों के पर आपको व्यवस्थित करना है उन्हें। कितना टफ ये क्वेश्चन है देखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो है पूरा कूट दे रखे हैं। कूट में उत्तर जो है यहाँ पर बी है, यानी कि सबसे पहले जो थे वो आईजी पटेल थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर हैं सी रंगराजन और फिर हैं डॉक्टर डी सुब्बा राव। ये क्या लिखा है कि इनके सही सुमेलन बताना है। तो ये देखिए पूरा इनका सही दे रखा है, पूरा कौन कौन से टाइम में ये लोग रहे थे। इसके बाद यहाँ पर है इस समय जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये देखिए 37वां प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? अब जहाँ अब्राहम अकॉर्ड पढ़ा होगा आपने, तो इसमें जो है सी इसका दे रखा है उत्तर। अब्राहम समझौता को लेकर 1 मिनट रुकिए, ये है। तो इसमें ये देखिए पूरा दिया है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये इसके अंतर्गत हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। मिट्टी और राज्य कौन सा है? तो इसका यहाँ पर उत्तर है बी, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश में होती है, और काली मिट्टी जो है वो आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, हाँ गुजरात महाराष्ट्र में। और इसके बाद लाल मिट्टी जो है वो आपको राजस्थान में मिलेगी, और नहीं, लाल मिट्टी जो है वो आपको मिलेगी, लाल मिट्टी मिलेगी आंध्र प्रदेश में। मरुस्थल जो है राजस्थान में है, तो मरुस्थलीय यहाँ मिलेगी। तो 2, 3, 4 1 इसका उत्तर होगा। अब आते हैं दोस्तों 39वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी कि ये लिखा है और इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, www को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, CPU को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, नहीं इसको कहते हैं इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ना कह के इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पर इसको गलत दिया हुआ है।
और ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, सही है। तो इस तरह से ये इसकी फुल फॉर्म में दे रखा है। जैसे लैन है तो इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, USB को यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म जो है आ सकती हैं, पूछी जा सकती है और इसको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिर है 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ? तो ये जो है वो अरब सागर से उत्पन्न हुआ। मई 2021 में गुजरात के तट से टकराने वाला समुद्री चक्रवाती तूफान जो है वो तौकते जिसे कहा गया वो अरब सागर से उत्पन्न हुआ। 41वां यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति है, ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर प्राथमिक ऊर्जा जो है ये लिखा है विभिन्न इसके संसाधन होते हैं, जैसे कोयला है, कच्चा तेल है, धूप, हवा, बहती नदियाँ, वनस्पति, यूरेनियम, इन सब से प्राथमिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि ज्वारीय शक्ति जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का स्वरूप नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा एक विद्युत का स्वरूप है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है कि पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर, देखिए कितना जो है टफ है ये। भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है और सदियों पुराना जो है लोक रंगमंच है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए जम्मू कश्मीर के और भी लोक नृत्य यहाँ पर बताए गए हैं। दूमहल नृत्य, रौफ नृत्य, रौफ तो आता है खैर एग्ज़ाम में बहुत सारों में, गोजरी नृत्य, बच्चा नगमा नृत्य, ये सब जम्मू कश्मीर के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। और इसके बाद ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, भांड शब्द भावना से है और पाथेर अदाकार से संबंधित है। जो अदाकार होता है उसको पाथेर कहते हैं और भांड जो है वो भावना से रिलेटेड है। यहाँ पर ये भी दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि इनमें से भिन्न चुनिए। तो भिन्न जो ये रीजनिंग का है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है शॉर्ट कर देती हूँ और ये देखिए इसको आप देख लीजिएगा और बिल्कुल करेक्शन में, और इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका आंसर जो है A है, जो अलग है, आप चेक कर लीजिएगा, इनका सीक्वेंस वगैरह डिफरेंस होता है रीजनिंग में। इसके बाद यहाँ पर है ये क्वेश्चन, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम जो है वो सही है? घटते उत्पादकता के क्रम में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है C। मैग्रोव वन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर घास के मैदान उससे कम होते हैं, फिर झील और फिर उसके बाद सागर, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से दिया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में घटते उत्पादकता के क्रम में, इस तरह से इन्होंने यहाँ पर पूरा दे रखा है। देखिए मैग्रोव के बाद घास की स्थल, फिर झील, फिर महासागर जो होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। पारितंत्र को लेकर बात हुई है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ठीक है, संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई समझौता है उसे प्रभावी बनाना है तो इसका यहाँ पर उत्तर है 253। अनुच्छेद 253 के तहत संसद के पास ये शक्ति होती है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता अगर प्रभावी बनाना है तो राज्य सूची का जो विषय है उसके तहत कानून बना सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 249 जो है वो यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद जो है उस विषय पे कानून बना सकती है। अगर जो राज्यसभा में उपस्थित सदस्य हैं और मत देने वाले सदस्यों के यहाँ पर 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तब, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और भी कारण लिखें आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, और 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध कर रहे हैं तो संसद जो है अपना जो है वो बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ज़रूरत है तो राज्य सूची के अंतर्गत भी संसद जो है नहीं बना सकती कोई भी कानून। इसके बाद है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भीतरगांव जो मंदिर है कानपुर में, तो इसका उत्तर यहाँ पर, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6 सदी जो ईस्वी के मध्य में हुआ। ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है।
तो यहाँ पर ये दोनों ही बात सही है। गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में कानपुर में जो निर्मित भीतरगांव मंदिर है उच्च शिखर के साथ सबसे पुराना हिंदू मंदिर है, ये कथन सही है। और ये ईंटों से निर्मित टेराकोटा हिंदू मंदिर है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पे ना ध्यान दिया करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसा लगता है कि इसमें से हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला जो है वो नागर शैली में है, ये पता ही है। दक्षिण भारत में जो है वो द्रविड़ शैली है। भीतरगांव मंदिर की छत शिखरमयी और बाहर की दीवारों के ताखों में मृण, यहाँ पर लिखा है मृण मूर्तियाँ दिखलाई देती हैं, अतः ये विकल्प सी भी उसका सही है, पूरा लिखा है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश से नहीं था? इन चारों में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये देखिए नहीं था पूछा ना, पुर्तगाल देश का नहीं था। तो इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पर पूरा लिखा है पुर्तगाली यात्री कौन थे, यहाँ पर पूरा लिखा है डुआर्ड बारबोसा, ये पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है। लेकिन जो पीटर मुंडी हैं ये पुर्तगाली नहीं थे, ठीक है। पीटर मुंडी कहाँ के थे, यहाँ पूरा दे रखा होगा। पीटर मुंडी जो थे वो पुर्तगाल से संबंधित ना होकर एक ब्रिटिश व्यापारी थे, ये 17वीं सदी के प्रसिद्ध लेखक थे और ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 से 1632 के समय में भारत आए थे। इसके बाद ये आ जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसका उत्तर है राजा चेत सिंह ने इसका जो है नेतृत्व किया था। और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग थे और राजा चेत सिंह की सैनिक कुशलता को देखते हुए वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में जो है शरण ली थी। इतने ज़्यादा उनके जो राजा चेत सिंह के सैनिक कुशल थे। इसके बाद है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो इनमें कहवा मंगोलिया ये सुमेलित नहीं है। कहवा और जो कॉफ़ी है वो तो आपको पता ही है ब्राज़ील की फेमस है, तो ये तो आपको कॉमन सा आंसर इसमें आना चाहिए। रबड़ जो है वो थाईलैंड के लिए सही है, जैतून स्पेन के लिए और गन्ना जो है वो भी ब्राज़ील के लिए। तो यहाँ लिखा है कहवा जो है वो ब्राज़ील का है, ठीक है। कहवा कॉफ़ी को कहते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? तो नदी का जल प्रदूषण जो है वो मापा जाता है पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। और जो होता है डीओ या बीओडी टेस्ट होता है, ठीक है। नदी का हुआ, कहीं का भी जल प्रदूषण नापने के लिए बीओडी से नापते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन OXYGEN ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसके अंतर्गत हम जांचते हैं कि पानी का जो है प्रदूषण को। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ये जो है वो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। तो ये जो है यहाँ पर चलती है, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रेल। इसके बाद यहाँ पर है 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल जो है ये किससे संबंधित है? तो न्याय आपके द्वार से, इससे संबंधित है, ये न्याय आपके द्वार से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर मतलब वो ये नागरिक तक जो न्याय बहुत आसानी से पहुँचे, कानूनी सहायता प्रदान हो, इसको लेकर है। इसके बाद है दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है ये लिखा है पूरा बी, यानी कि दो में जो है अधिक रोशनी मिलेगी। अगर दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो रोशनी जो है अधिक मिलेगी। यहाँ पर दे रखा है ये फॉर्मूला पूरा, वोल्टेज और ये सब लगा है, ये वाला है इसको लेकर। इसके बाद 54वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये है, ये पूर्व मध्यकालीन जो है ये है और वर्तमान की स्थिति दोनों बताई गई हैं और उत्तर प्रदेश के शहर हैं ये। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी जो है जेजाग भुक्ति कौशाम्बी, ये सुमेलित नहीं है। ये कौशाम्बी से ना होकर ये बुलंदशहर से रिलेटेड है, इसमें लिखा हुआ है। शेष विकल्प सही है। कोल जो है वो अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा और महोदय श्री जो है कन्नौज को कहते थे, ये इसमें इससे रिलेटेड है, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन जो थे
उस समय इनका क्या नाम था, इसको लेकर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद ये देखिए कौशाम्बी लिखा है। ये कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। इसके बाद है यहाँ पर निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है। और इसके बाद पंजाब दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 56वां क्वेश्चन यहाँ पर है। इसको देखते हैं। ये पूरा यहाँ पर लिख रखा है, ये द्वारा ये है डेविंसी प्लस और वेरिटस माइनस पूरा लिखा है। नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं, तो इनसे क्या संबंधित है। तो इनसे शुक्र जो है वो संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों मिशन जो है वो शुक्र मिशन है। 2028 और 30 के बीच नासा इस मिशन को भेजेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इस समय हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पे गया था और वो सब उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। इसके बाद है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है 57वां है। तो उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पर। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना, यानी कि जिन्हें हम अब दिव्यांग कहते हैं, उन लोगों के लिए हेल्प करना है। प्रत्येक, ये लिखा है, दिव्यांग व्यक्तियों को समूह में संगठित करना है और प्रत्येक समूह के आर्थिक गतिविधि के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और ये जो है 15 अगस्त 1996 को ये जो योजना है शुरू हुई थी। इसके बाद 58वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार के द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो नागालैंड है इसका। ठीक है, वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य इसको 2021 में घोषित किया गया था। फिर 59 है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए क्या है, ये पंचवर्षीय योजना है और विकास मॉडल जो है वो किसने दिया है, यहाँ पर इसको लेकर है। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना के तहत जो विकास मॉडल थे, तो प्रथम मॉडल किसने दिया, द्वितीय मॉडल, तृतीय मॉडल इसको लेकर है। तो यहाँ पूरा दे रखा है, ये देखिए, ये जो है इस चीज़ को, इसका उत्तर तो बी है। बी से मतलब क्या हुआ, ये है। तो पहला वाला दूसरा, यानी कि प्रथम मॉडल जो था वो हैरोल्ड डोमर ने दिया था। दूसरा मॉडल जो था, द्वितीय मॉडल, वो महाल नोविस ने दिया था। तीसरा जो मॉडल है वो दिया गया था एस चक्रवर्ती के द्वारा और चौथा मॉडल जो है वो दिया गया था अशोक रुद्र के द्वारा। तो इस प्रकार है पंचवर्षीय योजना और विकास मॉडल जो हैं उनको, उनका जो है तो ये पूरा दे रखा है यहाँ पर, ये कब कब, ये पूरे ईयर भी इनके यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, अपने साम्राज्य की जो सीमा थी उसको सुरक्षा के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया हुआ था कि अपनी सेना का गठन किया था, जो उनके साम्राज्य थे उनकी चारों ओर की बाउंड्री की उसकी सुरक्षा की जाए इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर पूरा लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी क्वेश्चन आया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताती चल रही हूँ कि किसी ना किसी परीक्षा में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिले होंगे और रिपीट भी होते हैं, मिलेंगे भी। तो किस लेवल के क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी पूछता है तो आपको खुद समझ में आ रहा है। ये समझ लीजिए आरओ का 2021 का पेपर है, प्री का है ये। निम्नलिखित में से कौन एक पेलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया जो है वो द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके तहत पूरा लिखा है कि टोंगा, तुवालू और ताहिती ये सब द्वीप आते हैं, लेकिन तीनियन ये डी है, डी जो है तीनियन इसका उत्तर है, ये नहीं है। ये जो है उत्तरी मारियाना द्वीप समूह का भाग है, ये यहाँ पर दे रखा है पूरा। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक
अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। अमीनो एसिड जो प्रोटीन जिससे बनते हैं, प्रोटीन की जो इकाई अमीनो अम्ल होती है, तो कौन सा ऐसा है जिसमें अमीनो अम्ल सबसे ज़्यादा हों, यानी कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, तो आप अंडा इसका उत्तर है। यहाँ पर सर्वोत्तम स्रोत है। अंडे में प्रोटीन व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन के पाचन हो जाने के बाद वो अमीनो अम्ल में, क्योंकि पाचन जब होता है किसी भी तत्व का तो अपने छोटे से छोटे यूनिट में टूटता है, और मैंने आपको बता दिया प्रोटीन का सबसे स्मॉल जो इस यूनिट है प्रोटीन की वो अमीनो एसिड है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये देखिए पूरे अमीनो एसिड के नाम भी लिखे हैं। आवश्यक अमीनो एसिड जो है लाइसिन और ल्यूसिन, और सल्फर युक्त अमीनो एसिड है मिथियोनिन, ये याद कर लीजिएगा। अगला है नीचे दिए गए कथन जो दे रखे हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को जो है कारण कहा गया है। तो अभिकथन जो है वो है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। अब इसका कारण दे रहे हैं कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये 63 है। 63 का जो है ए तो गलत है, लेकिन यहाँ पर बी सही बता, आर मतलब ए का मतलब जो ये जो है वो गलत है। इसका अभिकथन सही है लेकिन कारण बिल्कुल, अभिकथन गलत है, कारण सही है। तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना था और इन समस्याओं से ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था, जिससे ब्रिटिश लोग भी भारतीयों के साथ हो रहे शोषण और दमनकारी व्यवहार से परिचित हो सकें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर पूरा है कि कारण और कथन की सही व्याख्या जो इसमें दिए गए विकल्प में दोनों सत्य हैं। यहाँ पर इसमें देखिए दोनों ही सत्य हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर ये भले ही बी बता रहे हैं, बी नहीं है, यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा यहाँ पर दोनों ही सही है। सी यहाँ पर उत्तर होगा और दोनों ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यही मैं सोच रही थी कि इसका ये क्यों बता रहे हैं, तो इसका सी यहाँ पर उत्तर होगा। ये बी लिख रखा है, सी होगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, ये 64वां अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई देंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला आप शीशे के सामने, अब दर्पण के सामने देखेंगे तो वो दर्पण में भी अपने मूल रूप में दिखाई देंगे, जैसे कि आपको सामने दिख रहे हैं और दर्पण में दिखेंगे तो उल्टे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 11 लेटर जो हैं वो मूल रूप से वैसे ही दिखेंगे जैसे कि ये हैं। अगर इन्हें आप दर्पण में देखेंगे तो भी ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये दे रखा है 11 जो हैं। 64 के बाद आप समझ लीजिए कितना ये डीप को। अब आते हैं दोस्तों 65वें क्वेश्चन पर, और निम्नलिखित समूहों में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है। तो दिशा यहाँ पर अलग होगी, क्योंकि सुई, कंपास और चुंबक जो हैं वो जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन दिशा वो बताता है, दिशा उसके अंदर होती नहीं है। तो दिशा यहाँ पर जो है अलग है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये सुमेलित को पूछ रहा है कि कौन सा नहीं, भाषा और कौन से देश की भाषा इसको लेकर। तो जो भाषा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि थाईलैंड की नहीं है। भाषा जो है वो इंडोनेशिया की है, मंदारिन चीन की है, डच नीदरलैंड और डेनिश जो है वो डेनमार्क की है। तो यहाँ पर इस तरह से ये दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाले देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हैं। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। तो यहाँ पर जो लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है बी, तो ये यहाँ पर गलत है, जबकि पीला रंग जो है वो आंखें अच्छे से देख पाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसका ये उत्तर है। अगला है यहाँ पर, ये देखिए ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसमें लुप्त संख्या बतानी है। तो ये देखिए इसको आप यहाँ पर इस तरह से, मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा इसको किस तरह से हल किया गया है। अब 69 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। देखिए ये भी नहीं वाला क्वेश्चन है। तो भिलाई जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है। रूस के सहयोग से 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ में इस समय उसमें की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का एकमात्र उत्पादक और आपूर्ति करता है। ये संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है।
ठीक है। और सब जो है यहाँ पर नदी तट पर हैं, जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड राज्य में दामोदर और उसकी सहायक नदियों के तट पर है। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भी झारखंड में स्वर्ण रेखा और खोरकई नदियों के संगम पर है। जबकि भद्रावती इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य के भद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये संयंत्र तीनों तरफ से भद्रा नदी से घिरा हुआ है। भद्रावती वाला ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स को पूछा जा रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित हैं, ठीक है। और ब्रेंट मीठे हल्के कच्चे तेल का व्यापार वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल के क्रय के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य करता है। फिर है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? देखिए कितना अलग क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है यहाँ पर जो पूरा ये मकड़ियों द्वारा पूरा लिखा है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर या गॉसमिर रेशम कहलाता है। ये मकड़ियों द्वारा काता गया एक प्रोटीन फाइबर होता है। तो इसका बी यहाँ पर गौसामर जो है वो उत्तर है, ठीक है। तो आप कितना अलग यहाँ पर क्वेश्चन आया है। इसके बाद यहाँ 72वां क्वेश्चन है ये, हाँ ये एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर असम का स्थान आता है। परंतु मूंगा रेशम के उत्पादन में असम का अकेले ही जो है वो एकाधिकार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो वो है 1834 में। कब? 1834 में बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा के रूप में स्थापित की गई थी और उत्तर प्रदेश को उसके अंतर्गत कर दिया गया था। अगला है और सर जो है सीटी मैडकॉफ आगरा प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनाए गए थे, इसको भी याद रख कर लीजिएगा। 73 है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी के लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो उनका है मनोरंजन। क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है उनका? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा था उनका नाम। ये ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविताएं लिखते थे। अंग्रेजों ने इनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इनकी कविताएं आम जनमानस को अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के प्रति जागरूक करती थी। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो चौसा के मैदान में एक ये है और दूसरी उत्तराखंड के पथ पर हिंदी में, ये दोनों इनकी ही जो है रचनाएं थी। इसके बाद है सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है और फिर यहाँ पर देखिए कौन सा जो है प्रयोग करते हुए कूट सही है ये बताना है। तो कौन सा जो फल कहाँ पे होता है ये है, तो इसका यहाँ पर सी उत्तर है। यानी कि आम जो है वो आपको सभी को पता उत्तर प्रदेश में मिलता है और लीची जो है वो लीची बिहार की फेमस है, कॉमन सा है ये। केरल में नारियल है और सेब जो है जम्मू कश्मीर में, बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन है। अगला है 75वां क्वेश्चन। घटनाओं का विचार कीजिए और काल क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। करजन बाइली की हत्या, खुदीराम बोस के को मृत्युदंड। सबसे कम उम्र के थे जिन्हें फांसी दी गई थी, क्वेश्चन आया था एक बार, खुदीराम बोस। फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसमें जो 75 है इसका जो है यहाँ पर ये है सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक की, इसके अकॉर्डिंग केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, फिर है यहाँ पर करजन बाइली की हत्या, फिर है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। ये यहाँ पर सही है, यानी कि पूरा दे रखा है 3, 2, 1, 4। तो 1 जनवरी 1881 को केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ये मराठी भाषा में था, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। 1908 में मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। देखिए 15 वर्ष की उम्र थी केवल और सबसे कम उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी। 1 जुलाई 1909 में लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने करजन बाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी लंदन में, और जो लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस के सदस्य थे। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा उर्दू भाषा में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका 1912 में उसको प्रकाशित किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए इसने ये शुरुआत की थी इन्होंने। तो ये इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? 76वां क्वेश्चन है। तो बुर्नेई के साथ जो है वो साझा नहीं करता है। इसके बाद 77वां क्वेश्चन है भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
भारत शहरी वेधशाला, तो ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। गूटी जो है वो क्यों लगाई जाती है, ये है। तो गूटी लगाने का कार्य जो है वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। ये एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन तकनीक है। इसमें मूल पौधे के तने से जड़ों को विकसित किया जाता है। मतलब कोई भी पौधा है उसके तने से दूसरा एक पौधा बना लेना, वो गूटी लगाना कहता है। जैसे संतरे वगैरह में और नींबू वगैरह का आपने देखा है, उसमें गूटी लगा दी जाती है तो एक पौधे के तने से दूसरा पौधा बन जाता है, इस तरह से है। और ये ज़्यादातर वर्षा ऋतु में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समय विकास के लिए चुने गए 12 हृदय जो था हेरिटेज वाला, इसकी फुल फॉर्म शहरों में नहीं है। तो इनमें जो चुने गए 12 थे, उसमें आगरा जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है इसमें दिखा रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 21 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था, हृदय को, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको फुल फॉर्म वाले शब्द संक्षेप वाले में मिल जाएगी वीडियो में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के धरोहरों को संरक्षित करना है और समावेशी तरीके से शहरी नियोजन और विरासत के संरक्षण को लेकर है। और इसमें जो है ये देखिए आगरा शहर इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जीवाश्म ईंधन के बाद की बात पूछी जा रही है, तो इसमें जल विद्युत ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद क्या आएगा, जल विद्युत। और जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है, जो जैसे ये पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये सब है। इसके बाद जल विद्युत आता है दूसरे नंबर पे। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो ये जो है भिंडी की प्रजाति है। और ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया, उत्तर प्रदेश के IIVR के द्वारा। अगला है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। अगला 82 के बाद यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूरा देखिए, सूक्ष्म उद्योग का वो 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ का निवेश है तो वो लघु, 50 करोड़ का निवेश है तो मध्यम। तो यहाँ पर इस तरह से इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उद्योग किसके अंतर्गत आता है। यानी कि आप अगर 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और टर्नओवर पूरा 250 करोड़ का है तो वो मध्यम उद्योग में आएगा। अगला है 83 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन या किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया गया था। तो इसमें पूरा दे रखा है चारों का, तो इसमें जो ये सी है, ठीक है, ये वाला 2 और 4, यानी कि केवल गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल, ठीक है, पल्लवम मल्ल है ये इस तरह से। तो पल्लव मल्ल है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पल्लव वंश के जो नंदीवर्मन पल्लव मल्ल थे, उनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में कहा जाता है, तो मिडानाओ जो फिलीपींस के द्वीप समूह का एक मिडानाओ द्वीप है, उसको जो है वो वादे की भूमि के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और फिलीपींस का ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। इसके बाद 85 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है, तो कार्यबल का 23.7% है कुल जनसंख्या में। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें और 100 विधानसभा की, विधान परिषद की। तो विधानसभा की 430 और वो 403 और विधान परिषद की 100, लोकसभा और राज्यसभा की 80 और राज्यसभा की 31, ऐसे आप रट लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 में है, ठीक है, और क्षेत्रफल में इसका 4था स्थान है, और क्योंकि राजस्थान नंबर 1 पे है क्षेत्रफल की दृष्टि में, मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे, फिर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूहों में कौन जो है इनमें से अलग है, तो ये जो है इसका उत्तर जो है न्यूयॉर्क दे रखा है। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है, बीजिंग चीन की है,
जबकि न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए का एक शहर है, राजधानी नहीं है, तो इसलिए न्यूयॉर्क इसमें अलग हो गया। अगला यहाँ पर ये जो है अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जो पहले ना तो जिनके पहले ना तो 6 है और ना बाद में 9 है, तो इनको इनमें से देख लिया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा 2। ठीक है, केवल 2 ऐसे हैं जिनके साथ ये सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। फिर है इनमें निम्न में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो उन्होंने लहना जो थे उनके शिष्य गुरु अंगद जिन्हें कहा गया था, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया और लंगर की व्यवस्था भी गुरु नानक जी द्वारा ही चलाई गई थी। 89 क्वेश्चन है इसमें से, ये पूरा दे रखा है और इसमें पूरा उद्योग है। ठीक है, तो ये चारों दे रखे हैं, चूना पत्थर और कॉपर और बॉक्साइड और मैंगनीज़, तो जिनसे बड़े पैमाने पर जिनका उपयोग किया जाता है जिनमें, तो ये चारों का है कि किस किस में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो ये दे रखा है पूरा यहाँ पर। देखो चूना पत्थर का किस में, सीमेंट बनाने में, कॉपर का बिजली का सामान बनाने में, बॉक्साइड का हवाई जहाज़ के निर्माण में और मैंगनीज का इस्पात बनाने में। और कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में, यहाँ पर राज्य लिखे हुए हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित संख्या क्रम में, इसको थोड़ा सा मैं एक बार इसको आपको ब्रॉड करके ये दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए ये एक बार। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, उसे छांटना है। तो इसमें 168 जो है वो गलत दे रखी है, आप क्रम देख लीजिएगा, इसको इससे इस तरह से सीक्वेंस मिला के देखते चलते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर ये देखिए पूरा देख रखा है इसका, फिर यहाँ पर ये जो है गलत है। निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले, ई राशन कार्ड सेवा जो है वो सबसे पहले प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 92वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो नौचंदी मेला है मेरठ का, ठीक है, ये जो है इसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं और नौचंदी नामक स्थान पर लगता है। नौचंदी देवी का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है वहाँ पर, उसी के सामने जो है मियाँ की मज़ार भी है, इसीलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों लोग सम्मिलित होते हैं, ये इसका कारण है। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए सूची 1 को और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये युद्ध आ गए, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये चारों आ गए। अब देखिए पूरा इनका दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच, ठीक है, ये इसका है। फिर है मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार जो था वो कौन था? तो अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खान था अंतिम सूबेदार 1717 में, ठीक है। बंगाल का गवर्नर ये सूबेदार नियुक्त किया था, जिसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। तो मुगल सम्राट ने जो है केवल जो आखिरी जो था वो मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था, ठीक है। मुर्शीद कुली खां को मोहम्मद हादी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद कर लेना, ये आ जाता कभी कभी, ये ऑप्शन में ना आके मोहम्मद हादी आ जाए तो आप कहें हम तो मुर्शीद कुली खां याद किए थे, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिए। और मुर्शीद कुली खान ने ही जागीरदारी प्रणाली जो है भूमि प्रबंधन को माल जसमानी में बदल दिया था, माल जसमानी में बदल दिया था। बाद में फिर से ये जमींदारी प्रणाली में बदल गई थी, फिर से नहीं, जमींदारी में इसका अलग नाम है, जागीरदारी अलग है। 95 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो बताइए कौन सा जनपद करता है? तो जनपद जो है सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, 7 जनपद सीमा साझा करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पर दे रखा है, तो ये पूरा इसलिए उसके अंतर्गत कुशीनगर जो है वो सीमा इसकी स्पर्श नहीं करता है, नहीं पूछा है, सीमा साझा नहीं करता है तो कुशीनगर है इसमें। 95 में ये पूछा है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए मैं ही एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई, तो नहीं वाले को मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए देश की राजधानी एंटीगुआ एंड बारबुडा की सेंट जॉन्स है, डोमिनिका की है रोसेउ और अल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर और बहामास की है नसाउ।
तो ये राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भूगोल का क्वेश्चन है ये। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर में ही ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और हम व्रत रहते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल बदल के क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्तर है हमारी बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, संग्रहित ग्लूकोज जो होता है वो उसका स्तर नहीं का ग्लाइकोजन के रूप में, ये देखिए ग्लाइकोजन के यहाँ लिखना भी मुझे ज़रूरी नहीं है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और बाद में उसे ग्लूकोज में बन के वो हमारी बॉडी में एनर्जी देता रहता है। लेकिन जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज हमें एक्स्ट्रा मिलेगा ही, तो वही ग्लाइकोजन कम होता जाता है। अगला 98, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है सी। ये देखिए दोनों ही सही है, यानी कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमारी सारी ट्रेनें विद्युतीकृत हो जाएंगी, और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 99वां, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तकों के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसके कौन लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर इसके, और इसके साथ रामधारी सिंह दिनकर की और भी रचनाएं हैं, उर्वशी, रश्मिरथी, रश्मिमाला, रेणुका, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, श्री अरविंदो, मेरी दृष्टि में, ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। 1972 में उनकी जो उर्वशी रचना थी उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और 1959 में इनकी प्रसिद्ध गद्य संग्रह है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके अंतर्गत इन्हें मिला था इसके लिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहे हैं। अब इसमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और इसको पूरा स्थान और क्षेत्र दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये देखिए जल बिहार मेला जो है बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर नाथ पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला पश्चिमांचल में, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सी, ये भी पश्चिमांचल होगा, ये पूर्वांचल लिखा था इसलिए गलत है। छठ से आदमी पूर्व समझ लेगा, लेकिन नहीं। अगला है 101वां क्वेश्चन, युग्म में कौन सा सही है इसमें पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही है, तो इसमें उत्तर जो है देखिए मैं 101 में बताती हूँ इसमें। तो इसमें पूरा देखिए सही सुमेलन ये है, चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास सेलुलोज होता है उसका, और दुग्ध में लैक्टोज होता है। प्रोटीन जिसमें ये पूछा है पूरा, तो प्रोटीन नहीं, मतलब किसमें कौन सा, ये पूरा इसके अंतर्गत तत्व पूछे इसमें कौन से होते हैं, तो ये पूरा है। ठीक है, जो फाइबर है वो तो प्रोटीन है ही। तो अब आते हैं 102वें क्वेश्चन पे दोस्तों। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया? तो इसका उत्तर है बी, जो दारोगा है इसके अंतर्गत इसको स्थानीय जो प्रतिनिधि के रूप में शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया। ठीक है, तो इसके बाद है 103वां क्वेश्चन, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे क्या जाना जाता है? तो उसको लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। ये पूरा लिखा है, मध्य अर्ध जोतों का आकार इतना हेक्टेयर है, अर्ध मध्यम का इतना, ये पूरा लिख रखा है। इसके बाद है नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है। तो ये लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसका पहला तो सही है नाइटहुड की, लेकिन दूसरा ये जो है इसमें देखते हैं क्या है इसका उत्तर 104 में। तो 104 का यहाँ पर सी उत्तर है, देखिए हाँ यही बिल्कुल, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि ये नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जो थी वो जो जलियांवाला कांड हुआ था उसकी वजह से इन्होंने इसको त्यागा था। तो एक ये सही है, दूसरा यहाँ पर सही नहीं है। ये देखिए जलियांवाला जो नरसंहार है 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, इसकी वजह से जनरल डायल के नेतृत्व में जो हृदय विदारक घटना थी, इसकी वजह से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें दी गई थी। इसके बाद 105वां क्वेश्चन है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? तो पानी पाइप से, क्योंकि तार से विद्युत आती तो पाइप के द्वारा पानी आता है ना। तो यहाँ पर ये दे रखा है। अगला 106वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद, उनमें कितने महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे? तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, 16 महाजनपद में 8 कौन से थे ये पूरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनकी राजधानी भी है। 16 महाजनपद सब पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत
2011 की जनगणना के अनुसार कितना कि सबसे कम कहाँ पर था, तो अहमदाबाद में सबसे कम था, ठीक है, मलिन बस्तियाँ, और सबका यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है। लखनऊ में 12.95% था। इसके बाद यहाँ पर है ये 108वां क्वेश्चन कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन लेखक हैं इसके? अब्दुल बिस्मिल्लाह है। ये जो बनारस के बुनकर थे, इनके जीवन पर आधारित ये जो है वो उपन्यास था। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? अब ये देखिए 3 बार भाषा सम्मिलित की गई थी, तो इसमें देखिए 1993 का पूछ लिया और 3 बार संशोधन के तहत, तो इसमें यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। 22 भाषाएं हमारे अंतर्गत, हमारे उसमें संविधान में, और देखिए ये पूरा है 22 भाषाओं का संशोधन के द्वारा क्या क्या हुआ वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसमें जो है मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, इसमें कोई भी नहीं है, सभी असत्य हैं। 14 भाषाएं राजकीय भाषाओं का दर्जा था। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली, ठीक है, BDS ऐसे याद कर लीजिएगा, BDS राजकीय भाषा के रूप में दर्ज किया गया और 7 जनवरी 2004 से ही अस्तित्व में आई थी। तो इस तरह से है। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को, और 71वें में जो 1992 में हुआ था उसमें नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। इसके बाद है यहाँ पर एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, तो वो सल्फर जो है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। 112वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं पूछा। इसमें भी देखिए पूरा स्टार लगा हुआ है। इसका आंसर जो है C विकल्प को इन्होंने सही माना था। वैसे हित सिंह देखिए ये यहाँ पर इतना लिखा है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको गलत है। ये देखिए ये पूरा यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ आपको, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। शबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। शबरी ने वैसे भी राम जी को बेर खिलाए थे, तो ये उससे संबंधित है, और इसको 29 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की ये योजना, ठीक है, कुपोषण को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, तो ये पूरा है किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम में सम्मिलित किया गया है। इनमें से किन खेलों को, तो इसमें कूट के बारे में दिखाया गया है, तो इनमें जो है चारों को, ठीक है, कलरीपायट्टू, थांगला, गतका और मलखंब, चारों को जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 115वां है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर यहाँ पर भी है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ठीक है, किसके? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। इसकी स्थापना जो है वो 29 IAMO के तहत हुई थी 29 जनवरी 2009 को। फिर है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, सूची 1 सूची 2 में दिए गए हैं, और इनमें जो है सही उत्तर का चयन करना है इसको लेकर कि कौन सा, तो ये पूरा है। लखनऊ, बनारस, लखनऊ, कानपुर और मेरठ 4 जगह हुए थे, और कब हुए थे और अध्यक्ष कौन कौन रहे थे ये यहाँ पर दे रखे हैं पूरे। इसके बाद यहाँ पर 4, इससे आपको ये याद हो जाएगा 4 जगह, और सन भी आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए इसके बाद है जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फूड मेगा पार्क जो है वो कहाँ बनाया था, तो ये जो है गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के फड़ीधर में इटली ने अपना पहला फूड मेगा पार्क प्रोजेक्ट बनाया, फड़ीधर में, ठीक है, फड़ीधर में बना था। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए इसको जो है आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका B सही है। तो देखिए सबसे पहले 1855 में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू बाय सुंबर सेन के द्वारा रिष्णा बंगाल प्रेसिडेंसी में देश की प्रथम जूट मिल लगी थी। 1874 में जो है वो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा कुल्टी झरिया और बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में देश की प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन हुआ था। और 1903 में देवरिया प्रतापपुर में भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी मिल
उद्योग मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत की प्रथम भारतीयों के द्वारा। तो यहाँ पर ये उत्तर सही है। और ये 1854 में कावासाजी नाना भाई डावर ने बॉम्बे में द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से देश की पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की थी। ये इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। अगला है 119 में, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार लगाइए। तो जो ऋतु हैं उनके अनुसार, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बसंत है, बसंत आएगा क्योंकि यहाँ भारतीय कैलेंडर में बसंत सबसे पहले आता है। फिर बसंत के बाद ग्रीष्म आ जाता है, ग्रीष्म के बाद कौन सी आएगी, ग्रीष्म के बाद वर्षा आ जाती है, बारिश होती है। फिर शरद सबसे बाद में आता है। तो 3, 2, 4, 1 इसका उत्तर होगा। क्योंकि आप चैत्र में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है, उस समय चैत्र से स्टार्ट होता है हिंदू कैलेंडर। इसके बाद है 2011 की देखिए जनगणना के अनुसार फिर क्वेश्चन आ गया, अनुसूचित जाति के संबंध में राज्यों को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिजोरम में उससे ज़्यादा हैं जो ये पूरा लिखा है अनुसूचित जनजातियाँ, फिर नागालैंड में, और सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में है। तो ये जो क्रम है वो सही है। आरोही क्रम का मतलब ये हुआ कि सबसे कम किसमें है पहले वो बताना है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा, तो ये भी जो क्वेश्चन है इस पर भी जो है 121वां क्वेश्चन है, इस पर भी मार्क लगा था। ये लिखा है थारपार गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तो सिंधी गाय, भैंस भदावली, बकरी की जमुनापारी और भेड़ की लोही, ये पूरा ये चीज़ है। इसके बाद ये नस्लें दे रखी हैं, ये नस्लें आप एक बार निगाह डाल लेना, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक का एक बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1 और 2 तो दोनों सही है, गन्ना और दूध के मामले में सही है। चावल के मामले में जो है वो यहाँ पर नहीं सही है। चावल के मामले में जो है यहाँ पर पूरा लिखा है, दूध के उत्पादन के मामले में 21-22 में जो है राजस्थान का प्रथम और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो कथन 2 भी यहाँ पर असत्य बता रहे हैं, ये कथन 2 भी यहाँ पर असत्य बता रहे हैं। तो सिर्फ 1 और 2 सही बता रहे हैं। तो सही पूछा फिर भी ये है, तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर 2 गलत बता रहे हैं। दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान, ये जो है ये लेटेस्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो खबर है पूरी लेटेस्ट, क्योंकि आगे पीछे होते रहते हैं राज्य जो हैं इन मामलों में। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये जो है 12वां है, इसका उत्तर है सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल के में जो है वो देवी देवताओं की पूजा होती थी, हिंदू देवी देवताओं की। क्योंकि ये दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू धर्मांतरित मुसलमान था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एकमात्र। इसके बाद है 124, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती। तो गंडक नदी जो है वो नहीं होती। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करते हुए पटना के निकट ही गंगा में मिल जाती है। तो गंडक नदी नहीं है। जबकि सोन, हिंडन, शारदा ये सब उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये जो है 2005 में पारित हुआ था और जनवरी 2006 से जो है लागू हुआ था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई। तो द इंडिया स्टोरी जो है इनकी पुस्तक, ये 2021 में प्रकाशित हुई। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ। ठीक है, ये लोकोक्ति ये जो है वो किस ऐतिहासिक विभूति से जो है तो वो आल्हा से है। आला उदल आपने सुने होंगे, आला से है। ठीक है, चंदेल वन के शासकों के सेनापति आला उदल, ये बहुत ज़्यादा वीर स्वभाव के थे। पूरा इनकी स्टोरी आप पढ़िएगा सब, तो वो है। तो ठीक है, तो आला जो है वो वीर रस में गाया जाने वाला महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य है, इसीलिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 128वां क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इसके बाद ये सूची दे रखी है पूरा, और यहाँ पर पूरे अधिनियम दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे बता दे रही हूँ। ये देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 है, और इसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में
किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 130वां क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है भारत डायनोमिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया 2021 में, अगस्त 2021 में। करंट के अंतर्गत आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, उस समय के लिए करंट ही था 2021 के पेपर के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो इसको आंख बंद करके आप बता देंगे, बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। जबकि यूएसए की सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सावर झील जो है वो राजस्थान में, नल सरोवर गुजरात में है और कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद यहाँ पर है कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, इसको पूछा गया है। तो स्ट्राइवर और संकल्प और श्रेयस, ये तीनों जो हैं वो कौशल विकास से संबंधित हैं। और यूजीसी के द्वारा स्ट्राइवर जो है ये रिसर्च से संबंधित है, यूजीसी द्वारा शुरू की गई है। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है एफआई क्लेमेट्स ने किया था। ठीक है, किसने किया? क्लेमेट्स ने। ठीक है, इसके बाद 134वां है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पूरा शब्दकोश जो होता है हमारे पास डिक्शनरी, तो कौन किस स्थान पे आएगा, तो ये चीज़ जो है आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। और जिसने डिक्शनरी देखी होगी, जो देखते होंगे डिक्शनरी, उन्हें सबको पता होगा कि इसे किस तरह से व्यवस्थित करना है। तो 135वां क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो है दोनों ही बात इसकी सही है। ठीक है, दोनों ही बात इसकी सही है। इसके बाद आ जाते हैं 136वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में, ये भी करंट का आ गया, घोषित इंडिया स्टार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? 136 का है, तो इसमें जो है तिरुपति शहर को विजेता घोषित किया गया। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लीमा पेरू, आलू का है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लीमा पेरू में है, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका के पेरू की राजधानी लीमा में है। ठीक है, इसके बाद है 138वां क्वेश्चन, 138वां कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है? तो सी वाला जो है महिला साम्राज्य योजना, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ये यहाँ पर सी दे रखा है, तो ये जो है 1989 में नहीं, 1988 के अंतर्गत है। महिला स्वशक्ति योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला पोषाहार मिशन योजना, ये सब, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ये सब सही है। इसके बाद आते हैं 139 पे, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 189 और उसका सब सेक्शन है 3 के अनुसार 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां भाग जो भी अधिक हो, वो कोरम पूरा हो जाएगा और विधानमंडल की बैठक हो जाएगी। राज्य विधानमंडल की बैठक करनी होगी, ऐसा नहीं सबका आना जरूरी हो। 140वां आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि 2021 के एग्जाम में आया था। 140 क्वेश्चन थे पूरे जीएस के। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो 1797 में अवध के नवाब सादत अली ने अंग्रेजों को प्रयागराज इलाहाबाद का किला सौंप दिया था, जिसे बादशाह अकबर के द्वारा 1583 में बनवाया गया था। तो ये टोटल 140 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। ROA का जो 2021 का प्री का एग्ज़ाम था वो, तो आप खुद देखिए क्वेश्चन का स्तर काफ़ी अच्छा था ये। और आपको मैं बता दूं कि APS के लिए भी इस पेपर को देख लीजिएगा, APS का एग्ज़ाम देने जा रहे हूँ, जिससे उन्हें पता हो क्वेश्चन किस तरह के आने की संभावना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ROA पुलिस भर्ती, इन सब से रिलेटेड मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।